फ्रेंड्स, 23 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी आए और उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया एक पोस्ट के जरिए। उसके बाद लगातार उनकी रील्स आ रही है एजुकेशन के अलग अलग मुद्दों पर आज उसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहली सुनवाई होनी थी पेपर लीक के मसले पर, जो कि टाल दी गई। अब उसको लेकर दो कहानियां चल रही हैं। एक तो ये कहानी चल रही है कि सीबीआई की तरफ से वकील ही नहीं पहुंचा फास्ट ट्रैक कोर्ट में, इस वजह से सुनवाई टाली गई। वहीं सीबीआई का कहना है कि ऐसा नहीं है। तो पूरी कहानी क्या है, सीबीआई का पक्ष क्या है, क्या कोर्ट में हुआ और जो हुआ वो क्या होना चाहिए था, इस वीडियो में आपको यही सब बताएंगे। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज़ पिंच देख रहे हैं। मेरे साथी विनय सुल्तान है, जो कि थोड़ा सा विस्तार से इस खबर को समझ के आए हैं। सब आपको बताएंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है, क्या सुनवाई होनी थी, किस मामले में होनी थी। सबसे पहले तो विनय मामला बता दीजिए, किस मामले पर सुनवाई होनी थी? पेपर लीक का कौन सा मामला था? दरअसल पेपर लीक के जितने भी मामले होंगे सौरभ, वो अब यहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में सुने जाएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं, उसके बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक डेजिग्नेटेड कोर्ट जो है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर किस्म के मामलों के लिए एक तरीके का कोर्ट बना दिया जाए, ताकि उसमें हियरिंग जल्दी हो सके। जो इंटरवल होता है एक हियरिंग से दूसरे हियरिंग के बीच में, वो कम हो और जल्दी फैसला जो है वो आ सके। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड कोर्ट की बनाने की घोषणा कर दी थी। आज उसकी पहली सुनवाई आज होने जा रही थी। अब हुआ क्या कि वहाँ पे सीबीआई के वकील पहुंचे ही नहीं। जो लीगल ऑफिसर होते हैं या जो जिसको कहा जाता है प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो वकील को पेश होना था, वो नहीं हुआ। दरअसल हुआ ये कि 2026 के मामले में जो 13 आरोपी गिरफ्तार हैं, उनमें से जो 2 आरोपी हैं, दिनेश बिवाल और विकास बिवाल, उनके बेल की पिटीशन थी। तो उन्होंने बेल के लिए वो कर रखा था, प्रे कर रखी थी, और उसके ऊपर जो है सुनवाई होनी थी। और लेकिन सीबीआई की तरफ से जो है वकील वहाँ पहुँच ही नहीं पाए, और इसकी वजह से ये सुनवाई टाल दी गई 3 अगस्त तक के लिए। और इतना ही नहीं, जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, उसने जो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है, उसने डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, मतलब जो एक तरीके से सरकारी वकीलों को हेड करता है उस कोर्ट में, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को ये कहा कि आप जो है सीबीआई के लिए वकील मुकर्रर कर दीजिए, क्योंकि उनकी तरफ से वकील नहीं आए। दूसरी तरफ से सीबीआई का ये कहना कि हमारे वकील और लीगल ऑफिसर पहुंचे हुए थे वहाँ पे, और ऑफिसर भी पहुंचे हुए थे, लेकिन क्योंकि पिछली कोर्ट से नई कोर्ट में केस जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा था और चार्जशीट अभी फाइल नहीं हुई है, तो कई सारे कागजात जो हैं वो लग रहे थे। तो इसकी वजह से कुछ जरूरी पेपर्स वहाँ नहीं पहुँच पाए। इसकी वजह से ये मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि सीबीआई की तरफ से भी सफाई आई है कि उनके लीगल ऑफिसर वकील सब पहुंचे थे, पर कागजात जो थे, जो पिछली कोर्ट से नई कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट में आने थे, वो नहीं आ पाए। तो यहां पर सवाल ये बनता है कि आखिर सच क्या है? ये 2 थ्योरी चल रही है। एक तरफ ऑफिसर नहीं पहुंचा, वकील नहीं पहुंचे सीबीआई की तरफ से, एक तरफ सीबीआई कहना कि नहीं पहुंचे, कागज नहीं आए। तो इस पर सफाई जाहिर सी बात है कि कोर्ट की तरफ से आनी चाहिए, सीबीआई की तरफ से आनी चाहिए, ऑफिशियली आनी चाहिए, कोई कागज पत्तर आना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो हमारे पास खबरें हैं वो मीडिया रिपोर्ट या सोर्सेस के थ्रू हैं, तो इसकी हकीकत सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा सीरियस मसला है। इस देश में पेपर लीक को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी तक छीन ली गई, और उसके बाद प्रधानमंत्री लगातार संवाद कर रहे हैं, लगातार वो अपील कर रहे हैं कि तमाम चीजें होने वाली हैं। आज सदन के पटल पर एक नया बिल भी पेश होने वाला है, जिस पर हम विस्तार से अलग एक वीडियो बनाएंगे, बताएंगे आपको कि उसमें पेपर लीक को लेकर क्या कुछ होने वाला, क्या नए प्रावधान जोड़ने वाले, वो अलग से आपको बताएंगे। मतलब कि सरकार इस आंदोलन के बाद इस मसले पर अभी जो संकेत दिख रहे हैं उसमें सीरियस नजर आती है। नजर आगे बनाए रखेंगे कि कितना चीजें धरातल पर आती, पर फिलहाल सरकार सीरियस नजर आ रही है। इस्तीफा भी हुआ है, लगातार कार्रवाई भी हो रही है, कानून में भी आ रहा है। मगर जिस कोर्ट में आज पहली तारीख थी, पहली सुनवाई थी, वो टाल दी गई, और उसमें इतना कंफ्यूजन है, तो जाहिर सी बात सवाल उठेंगे। नहीं सौरभ, उसमें ये है कि ये ऑप्टिक्स के लिए कितना जरूरी है। आप ये समझिए कि एक आंदोलन है जिसकी वजह से एक मंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, बावजूद उसके उस सरकार में जहां पे सरकार ये कहती थी कि हमारे यहाँ पे मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते हैं, और इतना सीरियस आंदोलन था, एक आंदोलन का इतना प्रेशर था सरकार के ऊपर। उसके बाद में फर्स्ट ऑप्टिक्स क्या होता है कि पहला ही मामला सुना जाता है, उसमें कागजात नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये मतलब ऐसी, ये कोई ऐसा इस किस्म का एक्सक्यूज है जो इस पूरे के पूरे मामले में ये दिखाता है कि मतलब कहीं ना कहीं जो है एक गंभीरता जो नहीं दिखाई दे रही वहाँ पे सीबीआई में, और जो जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन इस केस को हैंडल करना चाह रही है। पहली बात, हालांकि ये बेल पिटीशन थी, अभी तक चार्जशीट अभी फाइल होने का वेट हो रहा है। तो दोनों चीज़ें हैं, अभी मतलब केस की प्रोसीडिंग सही से शुरू नहीं हुई है। तो जब तक केस की प्रोसीडिंग शुरू नहीं होती, उससे पहले जो भी आरोपी होता है, जिसको जुडिशियल कस्टडी में होता है, वो अपनी बेल के लिए जो है अपील करता है, प्रे करता है अदालत के सामने कि भाई अभी तक चार्जशीट नहीं हुई है, हम 1 महीने से 1.5 महीने से 2 महीने से जेल में बैठे हुए हैं, अब जब ये चार्जशीट आएगी तो हम जो है वापस से इसमें आ जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए हमको बेल दे दी जाए, हम कहीं पर जा नहीं रहे हैं, हम ये देश छोड़ के नहीं जाएंगे। तमाम किस्म की शर्तों पर वो सहमत होता है, और ये बताता है कि हम जो है हर सुनवाई
में हम कोर्ट में पेश होंगे। तो ये मामला है अभी फिलहाल, लेकिन ये ऑप्टिक्स के लिए बहुत जरूरी था कि पहले मामले में चाहे उनकी बेल वैसे ही, क्योंकि उनके ऊपर सुनवाई नहीं हुई तो उसकी बेल नहीं हुई है, दिनेश बिवाल की और विकास बिवाल की, लेकिन इसके ऊपर सुनवाई होकर अगर बेल पिटीशन भी अगर जो रिजेक्ट करना था अगर मतलब जुडिशरी को, तो उसको रिजेक्ट कर देते, चाहे कोर्ट अगर बेल पिटीशन मानता तो वो, लेकिन एक सुनवाई होने लायक सुनवाई होती तो हो जानी चाहिए थी। तो ये स्थिति यहाँ पे बन रही। तो पहला ऑप्टिक्स थोड़ा सा जो है वो ठीक नहीं गया है जनता के सामने। बिल्कुल। अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त को होनी है, तो उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। बाकी हम दरख्वास्त यही करेंगे कि जब सरकार काफ़ी कुछ कहती दावे करती नज़र आ रही है, उस बीच पूरे सिस्टम को भी इसमें शामिल होना होगा। सिस्टम, क्योंकि एजुकेशन रिफॉर्म्स की जब बात हो रही थी, पूरे सिस्टम की बात हो रही थी कि सिस्टम में भी पूरे चेंज आना चाहिए। जो थोड़ा ढिलाई होती है चीज़ों को लेकर, वो कम से कम अब इस बड़े आंदोलन और इस बड़ी जीत के बाद तो ये नहीं होना चाहिए। सरकारों को, सरकार के दावों को, सबको बड़ा सीरियस इस पूरे मसले को लेना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। सरकार के दावों के बीच ऐसी बात है कि ऐसा फास्ट ट्रैक कोर्ट सरकार कह रही है कि बना दिया जाए, लेकिन हम पत्रकार हैं, हमको थोड़ा सा ठहर के बात करके थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करनी चाहिए कि पिछले जो केसेस हैं जिनमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है उनका क्या हुआ। दरअसल सौरभ की फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो शुरुआत होती है वो 2000 में जो 11th फाइनेंशियल कमीशन है, 11वां वित्त आयोग है, वो पहली बार कहता है कि इस देश की जुडिशरी पे बहुत ज़्यादा बोझ है केसेस का, तो आप ऐसा करिए कि कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए जहाँ पे जल्दी सुनवाई हो कि ये बैकलॉग जो है उसको निपटाया जा सके। कई बार हम खबर देखते हैं कि 40 साल बाद में न्याय मिल रहा है, जिसको न्याय मिल रहा है वो इस दुनिया में ही नहीं रहा। तो इस तरीके की जो स्थितियां ना हो किसी भी नागरिक के साथ में, इसके लिए फिर उसके बाद में हुआ यह कि निर्भया केस जब हुआ 2012 के बाद में, तो 2012 के बाद में ये प्रोसेस जो है इसमें तेजी आनी शुरू हुई। 2015 में जो 14 फाइनेंशियल कमीशन आया, 14वां वित्त आयोग जो आया, उसने 500 करोड़ रुपए का बजट मुकर्रर किया और ये कहा कि तकरीबन 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है इस देश में खोले जाने चाहिए। और अभी हालात क्या हैं? उज्जवल निगम जो कि फेमस वकील हैं, जिन्होंने कसाब का भी केस लड़ा था और अभी राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने 23 जुलाई को ये पूछा था राज्यसभा में, और उनके सवाल के जवाब में न्याय मंत्रालय ने ये बताया कि इस देश में फिलहाल 775 फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, जिसमें से 398 कोर्ट जो है वो पॉस्को के तहत बने हुए हैं, जो पॉक्सो के तहत, जो प्रिवेंशन ऑफ जो सेक्सुअल क्राइम से बचाने के लिए जो बच्चों के लिए स्पेशल एक्ट आया था पॉक्सो, उसके हिसाब से 398 बने हुए हैं। और ये भी कब बने हैं कि 2018 में जब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया था 2018 के बाद में, तो 2019 में, क्योंकि 2013 में आपको याद होगा कि जब निर्भया केस हुआ तो सरकार ने एक निर्भया फंड बनाया था 1000 करोड़ का, उस फंड का यूटिलाइजेशन करते हुए पॉक्सो में जो है अदालतें बननी थी, और 398 अदालतें पॉक्सो में बनी, जो कि सेंट्रल की स्कीम थी, उसके तहत बनी और इसका खर्चा सेंट्रल उठा रही थी। और इसमें अभी 2,49,000 केस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो 2019 से 2026 के बीच में आप लगा लीजिए 7 साल में 2.5 लाख के तकरीबन केस पॉक्सो जैसे हीनियस क्राइम के, बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ जिस तरीके से सेक्सुअल असॉल्ट हुआ वैसे केसेस में 2,50,000 के तकरीबन 2.5 लाख केस जो हैं वो अभी अदालतों, फास्ट ट्रैक अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ये हालात हैं। तो ऐसे में अगर जब सरकार कहती है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने भर से जो है सारी चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाएगी। ये एक अच्छा कदम है, अच्छी शुरुआत है। हर चीज़ में सरकार को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए। पत्रकार के तौर पर हमारा वो काम नहीं है, हम ओपोजिशन नहीं है, हम जर्नलिस्ट हैं, तो हम सारी चीज़ें जो है देख समझ के ही हम रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है अच्छी शुरुआत होते हुए भी ये किस तरीके से इंप्लीमेंट होती है और क्या वो पेपर लीक के मामलों में न्याय दिला पाती है, क्योंकि 150 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं 10 साल में। तो और उसमें बहुत ज़्यादा पिटिशनर्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं चीटेड महसूस कर रहे हैं, और जिसका गुस्सा हमको सड़क पे दिखाई दिया इस प्रोटेस्ट के दौरान। तो उनको क्या राहत, क्या रिलीफ, क्या न्याय मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल यहाँ पे है। बिल्कुल, इसीलिए सबकी नज़र थी भी फास्ट ट्रैक कोर्ट की पहली सुनवाई पेपर लीक पर। अब अगली सुनवाई में क्या होता है, जो आज चूक दिखी, क्या वो अगली सुनवाई में कवर की जा सकती है, और तेजी से जो वाकई इंटेंट सरकार की तरफ से प्रॉमिस किया गया है वो नजर आता है। इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। बाकी आपका क्या ख्याल है आज की सुनवाई पर जो हुआ, उस पर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, मेरे साथी विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे हमारे साथी ऋषि हैं। शुक्रिया।